सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, ठीक है। तो सिंगलटन सेट का डेफिनेशन क्या होगा? सिंगलटन, ए सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट, ए सेट विच हैज़ ओनली सिंगल एलिमेंट कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। नाम से ही साउंड हो रहा है। सो ए सेट which contains only one element called a set which contains only one element called a singleton set, ठीक है। सिंगलटन सेट के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक नोटेशन नहीं फॉलो किया जाता है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, सपोज इट एक्स सेट लिया, इट कंटेन्स ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन even प्राइम नंबर, x इज एन इवन प्राइम नंबर। तो राइट, ये सेट हमारा सिंगलटन सेट है, क्योंकि वी नो अभी बताया ना 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। सो क्लियरली यहाँ पर दिस सेट x हैज़ ओनली वन एलिमेंट विच इज़ 2, सो इट्स ए सिंगलटन, ठीक है। ले लो और एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पॉसिबल है। सपोज इट y सेट कंटेन्स ऑल x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्यों? एनी सेट, नेचुरल तो छोड़ो, होल भी छोड़ो, इंटीजर्स, ठीक है। अगर सपोज इट z पॉजिटिव आता है समवेयर, q पॉजिटिव लिखा रहता है, q कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव लिखा जाता है, r पॉजिटिव लिखा रहता है, तो इन सब का मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव रैशनल, पॉजिटिव इरेशनल, पॉजिटिव रियल्स, ठीक है। तो जब भी पॉजिटिव की बात करी जाती है तो गाइस ध्यान देना, जीरो इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि जीरो जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का पॉइंट होता है, उनकी बाउंड्री होता है, ठीक है। जीरो कब इंक्लूड होता है? जब मैं नॉन पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल या रियल नंबर्स की बात करती हूँ। जब नॉन पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव वाला वर्ड आता है तब जीरो इंक्लूड होता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है, ध्यान देना। ओके ओके, इसी प्रकार से अगर ऐसा कुछ भी आता है जैसे कि z नेगेटिव, q कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव, r नेगेटिव, तो ये होंगे नेगेटिव नंबर्स, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव रैशनल, नेगेटिव इरेशनल, नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। चलो ओके, तो यहाँ पर इस सेट y में कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं? ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि इस इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है। साथ के साथ वो x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को अगर मैं देखती हूँ तो इसके सॉल्यूशन अगर निकालती हूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, स्क्वायर को हटाया तो स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस रूट 4 विच इज़ प्लस और माइनस 2। तो x की वैल्यू 2 आ रही है और माइनस 2 आ रही है, बट मुझे तो क्या चाहिए? पॉजिटिव रैशनल नंबर, राइट। सो यहाँ पर x क्या रहेगा? x इज इक्वल टू 2 रहेगा, विच इज़ ए positive rational number. That means with this y set contains only one element which is 2, so hence it is a singleton set, ठीक है। सो बेसिकली कोई भी सेट जो कि एक एलिमेंट रख रहा है वो हमारा सिंगलटन सेट होगा। चलो हेलो एवरीवन, वेलकम इन एस्पायरिंग एसएस। ओके, सो गाइस लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था सेट्स, है ना। हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था सेट, डेफिनेशन वगैरह हो गई थी, सेट्स के रिलेटेड नोटेशंस वगैरह हो गए थे, सेट्स का डिस्क्रिप्शन हो गया था ना, सेट्स को किन किन टाइप से डिस्क्राइब हम कर सकते हैं वो हमारा हो गया था। नंबर सिस्टम भी मैंने थोड़ा सा बता दिया था। उसके बाद सेट्स के एग्जांपल्स भी हो गए थे रोस्टर फॉर्म पर एज वेल एज डिस्क्रिप्शन फॉर्म पे, सॉरी रोस्टर फॉर्म पर एज वेल एज सेट बिल्डर फॉर्म पे, राइट। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी दिया था कि भाई उसको ट्रू फॉल्स वाला तो मैंने कर दिया था। उसके बाद मैंने बोला था फर्स्ट एंड सेकंड सेट को आप लोग रोस्टर फॉर्म में लिखना, एटलीस्ट 4-5 एलिमेंट्स उनके निकालना। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। चलो तो अब हम आगे करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम आज की क्लास में बेसिकली हमारा चैप्टर 1 चल रहा था जो कि था हमारा सेट्स, ठीक है। तो इसमें अभी आज हम लोग करेंगे सम टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। सम टाइप्स ऑफ सेट्स हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। चलो जैसे कि फर्स्ट मैं ले रही हूँ एम्प्टी सेट, एम्प्टी या फिर बोल दो वॉइड या फिर बोल दो नल सेट।
ठीक है, एम्प्टी सेट बोल दो, नल सेट बोल दो या फिर वॉइड सेट बोल दो। ओके, तो एम्प्टी सेट क्या होता है? ए सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उसको हम क्या बोल देंगे? नल सेट या फिर वॉइड सेट बोल देंगे, सेम एज एम्प्टी सेट बोल देंगे। एग्जाम्पल है ए सेट विच हैज़ नो एलिमेंट called a empty set. A set which has no element called a empty set, called an empty set या null set या फिर void set, जैसे कि एग्जाम्पल लिया। अच्छा ओके, इसके लिए नोटेशन है, इसके लिए नोटेशन है empty set is denoted by either phi और denoted by curly bracket without anything। इनफैक्ट डॉट भी नहीं पुट करना है यहाँ पर, ठीक है, डॉट भी नहीं पुट करना है। सिंबल फॉर द एम्प्टी सेट और नल सेट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैंने लिया, सपोज आई एम टेकिंग सेट ए, इट कंटेन्स natural number such that x square minus 2 is equal to 0, ठीक है। so I'm asking is a empty set? बताओ क्या a empty set है? यहाँ पर a में कैसे नंबर आ रहे हैं, जो कि क्या है? नेचुरल नंबर। ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ मैं ऐसे भी दे सकती हूँ सेट ए को, या फिर सेट ए का सेट बिल्डर फॉर्म में मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चा, ये भी करेक्ट है सेट बिल्डर फॉर्म, एज वेल एज वो भी करेक्ट है सेट बिल्डर फॉर्म, कि एक्स क्या है? नेचुरल नंबर आना चाहिए, और एक्स क्या होना चाहिए? इस इक्वेशन का सोल्यूशन होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का एक्स क्या होना चाहिए? सोल्यूशन होना चाहिए, और एक्स जो भी सोल्यूशन है वो दैट शुड बी नेचुरल नंबर। अगर ऐसा कुछ है तो वो सेट ए में आएगा, अदरवाइज सेट ए में नहीं आएगा। दैट मीन्स अब मैं इस सेट ए की क्या निकालना चाह रही हूँ? टेबुलर फॉर्म निकालना चाह रही हूँ। ठीक है, ओके। तो मुझे सॉल्यूशन निकालने किसके? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 के। अब मैं इसको देखती हूँ तो मुझे मिल जा रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। स्क्वायर को हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, दैट इज एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस या फिर माइनस √2। बट मुझे पता है प्लस √2 या माइनस √2 ये तो क्या इरेशनल नंबर है, विच इज़ नॉट ए natural number, right? That means this set A has no element, that means A is a finite set, empty set, null set, मतलब सॉरी फाइनाइट सेट तो बाद में बोलूँगी, सॉरी फाइनाइट सेट की डेफिनेशन अभी मैं बताऊँगी। नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट, ये हम इस ए सेट को बोल सकते हैं। आ गई बात समझ में? चलो ओके। जैसे और भी एग्जांपल लिया और भी एग्जांपल मैंने लिया, आई एम टेकिंग बी सेट, इट कंटेन्स ऑल एक्स such that x is an even prime number which is greater than 3। बी सेट में ऐसे एक्सेस आ रहे हैं सच दैट एक्स क्या हो? इवन प्राइम नंबर हो विच इज़ ग्रेटर देन 3, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3। अब बेटा प्राइम नंबर तो हमें पता ही है, और मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था 2 इज़ द ओनली, मात्र एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। इसके अलावा सारे प्राइम नंबर क्या होंगे? हमारे ऑड होंगे। दैट मीन्स ऐसे कोई प्राइम नंबर है ही नहीं जो कि इवन हो एंड ग्रेटर देन 3 हो। नो प्राइम्स, है ना? नो सच प्राइम एग्जिस्ट एज 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, राइट? एंड which is not greater than 3, ठीक है, which is not greater than 3, so this will implies this set B is an empty set, this set B has no element, it's an empty set। ठीक है, आ गई बात समझ में? और ले लो, और देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स बाबा, जितने चाहो उतने एग्जांपल से बना सकते हैं। सपोज सी सेट लें, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर जो भी एक्स है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये लो, मैंने बोल दिया सी सेट में ऐसे एक्सेस आएंगे सच दैट वो इस इक्वेशन के सोल्यूशन हो, और एक्स क्या हो? कोई भी रियल नंबर हो, मतलब नेचुरल, रेशनल, इंटीजर, इरेशनल, कुछ सब कुछ अलाउड है। ठीक है, अच्छा अब हम इस इक्वेशन के सोल्यूशन देखते हैं। अब अगर मैंने इस इक्वेशन को देखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो मुझे ये बताओ इस इक्वेशन का कोई रियल रूट, इस इक्वेशन का कोई रियल रूट रहेगा क्या? इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो इमेजनरी जाता है हमारा।
तो ये एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, ओके नेक्स्ट सेट लेते हैं। अब नेक्स्ट सेट लेते हैं हम सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ठीक है। तो सिंगलटन सेट का डेफिनेशन क्या होगा, सिंगलटन ए सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट, ए सेट विच हैज़ ओनली सिंगल एलिमेंट कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। नाम से ही साउंड हो रहा है। सो ए सेट which contains only one element called a set which contains only one element called a singleton set, ठीक है। सिंगलटन सेट के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक नोटेशन नहीं फॉलो किया जाता है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, सपोज इट एक्स सेट लिया, इट कंटेन्स ऑल एक्स सच दैट x is an even prime number, x is an even prime number। तो राइट ये सेट हमारा सिंगलटन सेट है, क्योंकि वी नो अभी बताया ना 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। सो क्लियरली यहाँ पर दिस सेट x हैज़ ओनली वन एलिमेंट विच इज़ 2, सो इट्स ए सिंगलटन, ठीक है। ले लो और एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पॉसिबल है। Suppose it y set contains all x such that x square minus 4 is equal to 0 and x is a positive rational number। क्यों एनी सेट, नेचुरल तो छोड़ो, होल भी छोड़ो, इंटीजर्स, ठीक है। अगर सपोज इट z पॉजिटिव आता है समवेयर, q पॉजिटिव लिखा रहता है, q कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव लिखा जाता है, r पॉजिटिव लिखा रहता है, तो इन सब का मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव रैशनल, पॉजिटिव इरेशनल, पॉजिटिव रियल्स, ठीक है। तो जब भी पॉजिटिव की बात करी जाती है तो गाइस ध्यान देना जीरो इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि जीरो जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का पॉइंट होता है, उनकी बाउंड्री होता है, ठीक है। जीरो कब इंक्लूड होता है, जब मैं नॉन पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल या रियल नंबर्स की बात करती हूँ। जब नॉन पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव वाला वर्ड आता है तब जीरो इंक्लूड होता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है, ध्यान देना। ओके ओके इसी प्रकार से अगर ऐसा कुछ भी आता है जैसे कि z नेगेटिव, q कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव, r नेगेटिव, तो ये होंगे नेगेटिव नंबर्स, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव रैशनल, नेगेटिव इरेशनल, नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। चलो ओके तो यहाँ पर इस सेट y में कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि इस इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है। साथ के साथ वो x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को अगर मैं देखती हूँ तो इसके सॉल्यूशन अगर निकालती हूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, स्क्वायर को हटाया तो स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस रूट 4 विच इज़ प्लस और माइनस 2। तो एक्स की वैल्यू 2 आ रही है और माइनस 2 आ रही है, बट मुझे तो क्या चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर, राइट। सो यहाँ पर एक्स क्या रहेगा, एक्स इज इक्वल टू 2 रहेगा, विच इज़ ए positive rational number, that means with this y set contains only one element which is 2, so hence it is a singleton set, ठीक है। सो बेसिकली कोई भी सेट जो कि एक एलिमेंट रख रहा है वो हमारा सिंगलटन सेट होगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या, नेक्स्ट सेट ही ले लेते हैं, एग्जांपल तो बहुत सारे आएंगे। नेक्स्ट सेट है हमारा फाइनाइट सेट, ठीक है। तो फाइनाइट सेट, ठीक है, एक तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, एक हमारी फॉर्मल डेफिनेशन है, ओके ठीक है। तो कोई भी सेट को हम फाइनाइट बोलेंगे, फर्स्ट थिंग या तो वो एम्प्टी सेट हो, या सेकंड थिंग दैट सेट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। बस फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब जिनको हम काउंट कर पा रहे हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग टर्मिनेट्स एट अ सर्टेन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एक डेफिनेशन तो हम ये बोल सकते हैं, ए सेट इज called a finite set if either it is an
empty set, either if either it's an empty set or it contains finite number of elements. ठीक है, a set is called finite either if it is an empty set or it contains finite number of elements. ठीक है, कैसे पता करेंगे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से? मतलब मैं उनको लिस्ट आउट कर पाऊंगी, काउंट कर पाऊंगी, एंड प्रोसेस ऑफ काउंटिंग और लिस्टिंग टर्मिनेट हो जाएगा किसी सर्टेन नेचुरल नंबर पर जाकर, राइट है? तो इसी डेफिनेशन को हम अदर तरीके से भी लिख सकते हैं. A set is called finite if its elements can be listed या counted by natural numbers, can be listed by natural numbers, and the process of listing terminates at a certain natural number. ठीक है, a set is called finite if its element can be listed or can be counted by the natural number and the process of counting or listing terminates at a certain natural number. मतलब 1 2 3 up to 50, 1 2 3 up to 100, 1 2 3 up to 1000, 1 2 3 up to 10,000 एंड ब्ला ब्ला. ठीक है, तो वो सेट क्या कहलाएगा? हमारा फाइनाइट सेट होगा. और ऑफ कोर्स एम्प्टी है तो वो फाइनाइट होगा ही, एम्प्टी है तो वो सेट ऑलवेज क्या होगा? फाइनाइट होगा ही. ठीक है, चलो नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर नाउ नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए finite set called the cardinality or cardinal number. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट कॉल्ड द कार्डिनलिटी और कार्डिनल नंबर फॉर द सेट ऑफ द सेट. ठीक है, कि कोई फाइनाइट सेट है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको क्या कहते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ सेट बोलते हैं या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बोलते हैं. समटाइम्स ऑर्डर ऑफ द सेट भी बोल देते हैं. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय सपोजिट मेरा फाइनाइट सेट जो है वो मान लो कोई मेरा सेट एक्स है. सपोज कर लो ये जो फाइनाइट सेट है एक्स है. ठीक है, सो इफ इट इज डिनोटेड बाय या तो ये या फिर एन ऑफ एक्स या फिर ओ ऑफ एक्स. मैंने बोला ना ऑर्डर ऑफ एक्स भी बोल दिया जाता है. तो कार्डिनलिटी, कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ ए सेट विच इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, इट इज़ डिनोटेड बाय दिस लाइक दिस. ये सिंबल्स है. ठीक है, सो दैट इज if number of elements in set X are m, if the number of elements in the set X is m, then ये लिख दो या n of x लिख दो या फिर o of x लिख लो, all are the same thing. ठीक है, m की जगह k विल बी बेटर, है ना, अपन k लिखते हैं. ठीक है, k थोड़ा सा अच्छा साउंड करता है nm की बजाय. ठीक है, चलो तो ये किसी भी सेट के लिए कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर कहलाता है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स. और ये किस में होगा? फाइनाइट सेट्स में ही होगा. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिया, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल भी चलो आप आगे वाले एग्जांपल तो और ले लेंगे. जैसे ये देखो, सिंगलटन सेट इज ऑलवेज फाइनाइट.
ये हमारा क्या फाइनाइट सेट है, ठीक है। यहाँ पर इस सेट एक्स की कार्डिनलिटी कितनी है, 1 है, ठीक है। ये भी हमारा फाइनाइट सेट है ना, सिंगलटन सेट है, तो ये भी हो गया फाइनाइट। और ऑफ कोर्स सिंगलटन सेट की कार्डिनलिटी हमेशा 1 ही होगी, ठीक है। और पीछे चलो, ये क्या है हमारा एम्प्टी सेट है, और कोई भी सेट अगर एम्प्टी सेट होता है तो वो फाइनाइट सेट होता ही है, ये तो बाय डेफिनेशन ही है ना। ये क्या है हमारा फाइनाइट सेट है। ऐसे ही ये वाला भी क्या है हमारा फाइनाइट सेट है। ठीक है, चलो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड mod of x is less than or equal to 5, ठीक है। सो आई एम आस्किंग इज ए फाइनाइट सेट, ठीक है। एक तो मैंने ये लिया है इसी में, ठीक है, एक ये लिया है बी सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू रैशनल एंड mod of x is less than equal to 5, ठीक है। एंड आई एम आस्किंग इज बी ए फाइनाइट सेट, ठीक है। चलो ये दो सेट मैंने लिए हैं और मैंने पूछा है ये दोनों सेट फाइनाइट है, इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है, ए और बी में से कौन सा सेट हमारा फाइनाइट सेट है, ये हमें देखना है, ठीक है। ओके तो ए सेट में तो ऐसे नंबर आ रहे हैं जो कि इंटीजर है, पहली बात। तो दूसरी बात है कि mod ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5, mod ऑलवेज पॉजिटिव होता है, राइट। mod ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 मतलब x जो है मेरा +5 -5, इंटीजर्स की बात कर रही हूँ तो +4 -4 +3 -3 +2 -2 +1 -1 और 0, ये हो सकता है क्योंकि x मेरा इंटीजर है। आगे बात समझ में। सो फर्स्ट ए सेट के लिए as mod of x is less than equal to 5 and x is an integer, right। तो ये इम्प्लाई कर दे रहा है x can be +-5 +or-4 +or-3 +or-2 +or-1 एंड 0, क्योंकि मोड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, राइट ना, मोड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये एलिमेंट्स किस में आएंगे, ये मेरे एलिमेंट्स सेट ए में आ जाएंगे, मतलब सेट ए बोला जाए तो -5 -4 कीप गोइंग लाइक दैट 0 अप टू 4 5 ये है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट फाइनाइट है, तो ये सेट क्या हो गया हमारा फाइनाइट सेट है ना। इसके एलिमेंट को काउंट कर पा रही हूँ ना, 1 2 3 अप टू कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 11 एलिमेंट्स हो जाएंगे। दैट इज इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 11 हो गई। इस सेट के लिए कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 11 हो गया, या फिर इस सेट का ऑर्डर कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। चलो अब मैं बी सेट पे आती हूँ। बी सेट की डेफिनेशन सेट ए जैसी ही है ना, बट बी सेट में क्या लिया गया है, एक्स जो है वो रैशनल है, एक्स जो है वो हमारा रैशनल है। तो एक ऐसा रैशनल नंबर जिसके लिए मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू जो आ रही है लेस देन और इक्वल टू 5 आ रही है, तो सारे के सारे इंटीजर तो हमारे रैशनल नंबर होते ही है। हाँ ये बात तो ठीक है, मतलब ए सेट के सारे एलिमेंट मेरे बी सेट में चले गए, ये तो क्लियर है। अब बी सेट में कुछ और भी एलिमेंट्स होंगे, हाँ जी बाबा होंगे ना, बहुत सारे नंबर होंगे। नंबर लाइन बनाती हूँ है ना, नंबर लाइन बनाती हूँ, जैसे ये इधर तो ओके, और इधर मैं बोल्ड लाइन तो नहीं ले रही क्योंकि बोल्ड लाइन तो किसके लिए होती है, आर के लिए होती है। तो डैट 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 डैश किया, यहाँ पर मान लो तुम्हारा -5 है ना, यहाँ पर -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 3 4 और 5, और इसके बाद के और भी एलिमेंट है, ठीक है। तो ये तो क्या है मेरे इंटीजर्स हैं, तो सारे के सारे इंटीजर्स तो क्या है मेरे रैशनल नंबर है ही, है ना, सारे के सारे इंटीजर तो रैशनल नंबर है ही और इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब इन इंटीजर्स के बीच में, इन इंटीजर्स के बीच में भी तो नंबर होंगे ना जो कि रैशनल नंबर होंगे, जैसे कि माइनस, जैसे 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होंगे, 0 से 1 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होंगे। क्या मैं उनको काउंट कर पाती हूँ, 0 से 1 के बीच के वाले सारे रैशनल नंबर को क्या मैं काउंट कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ ना। 0 से 1 वाला ही सेगमेंट ले लो आप, तो और तो छोड़ो, जो आप वो 9th क्लास में नहीं करते हो, 9th क्लास में वो क्या था,
मैग्नीफाइंग ग्लास वाला क्या था, 2 नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स को तुम इंसर्ट कर पा रहे हो, किया था ना 9th क्लास में था आई गेस, हाँ वही। तो तुम तो केवल ये वाला सेगमेंट लो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, बहुत सारे होंगे, जैसे 0.1 0.2 0.3 लाइक क्या 0.9 तक। और ले लो 0.11 0.12 0.13 अप टू 0.20, है ना, इनमें भी आगे बढ़ाते जाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं तो कुछ ही बोल रही हूँ, जैसे मैंने पहले जैसे मैंने जो बताया, जैसे ये ले लो, है ना, फिर ले लो 0.21 0.23 अप टू 0.24, सॉरी 0.30 जाएगा, ऐसे ये ले लो। फिर उसमें भी इसके बाद में भी ले लो, इसके बाद में फिर सीक्वेंस ले लो, जैसे 0.11 है 1 ले लो, 0.12 1 ले लो, 0.13 1 ले लो, कीप गोइंग लाइक दैट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट भाई? ये नंबर अब ये ले लिया, इसके बाद में फिर सीक्वेंस बढ़ा दो, फिर सीक्वेंस बढ़ा दो, फिर सीक्वेंस बढ़ा, बढ़ाते ही जाओ बढ़ाते ही जाओ बढ़ाते ही जाओ। रैशनल नंबर जो डेसिमल फॉर्म में रहेगा, और वो जो डेसिमल फॉर्म रहेगी वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी। तो ऐसे तो कितने एलिमेंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं बिटवीन 0 एंड 1। तो मैं तो बिटवीन 0 एंड 1 बताया, ऐसे ही एलिमेंट 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, -1 से 0 के बीच में, -2 से -1, -3 से -2, -4 से -3, -5 से -4 के बीच में क्रिएट किए जा सकते हैं, जो कि रैशनल नंबर रहेगा, डेसिमल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में रहेगा, और वो जो डेसिमल फॉर्म रहेगी वो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी। तो कितने नंबर क्रिएट किए जा सकते हैं, राइट? तो क्या उन नंबर्स, क्या मैं बता पा रही हूँ कि वो नंबर फाइनाइट होंगे? नहीं होंगे ना। सारी पॉज करते ही जाओ करते ही जाओ करते ही जाओ, पॉसिबिलिटीज आती ही जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, जिस हिसाब से मैंने बताया, राइट? यस। तो अगर मैंने यहाँ पर x को ले लिया कि x मेरा रैशनल नंबर है जो कि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि मॉड ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू 5 है, तो दिस सेट इज़ नॉट ए फाइनाइट सेट। तो यहाँ पर जो बी सेट है वो हमारा फाइनाइट सेट नहीं है। तो जो सेट फाइनाइट नहीं होता है तो उसको क्या बोल देते हैं हम? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सो यहाँ पर सो बाय दिस इंस्पेक्शन बी इज नॉट ए फाइनाइट सेट। ठीक है, इस इंस्पेक्शन से हमें मिला कि बी जो है वो हमारा फाइनाइट सेट नहीं है। ठीक है, बी इज नॉट ए फाइनाइट सेट एट ऑल। ठीक है गाइस, चलो ठीक है, तो फाइनाइट सेट ये हो गया। ओके, तो अब जैसे कि बताया फाइनाइट नहीं है तो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। तो नेक्स्ट सेट हम ले लेते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट तो ओरल डेफिनेशन तो आ जाएगा इसका, ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। दैट मीन्स ए सेट विच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। ए सेट which contains infinite number of elements called an infinite set, या a set which is not finite called an infinite set। ये हो गई। या फिर हम इस सेट को डिफाइन कर सकते हैं, a set is called infinite set if its elements cannot be listed या cannot be counted by the natural numbers, by the natural numbers 1 2 3 up to n for any natural number n। ठीक है, a set is called an infinite set if its element cannot be listed, cannot be counted by the natural number 1 2 3 up to n for any natural number n। मतलब प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कीप गोइंग लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भी एग्जाम्पल लिया था हमने इन प्रीवियस एग्जाम्पल,
इन प्रीवियस एग्जाम्पल जो हमारा बी सेट था, इट कंटेन्स ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए रैशनल नंबर एंड mod of x is less than equal to 5 is an इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब इनफाइनाइट सेट में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो इसलिए इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो तो हमेशा इनफाइनाइट ही होगा। एंड इन्फिनिटी कोई नंबर थोड़ी ना है, इन्फिनिटी कोई भी नंबर हमारा नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नॉट द रियल नंबर्स, नॉट आर द रियल नंबर्स। चलो, तो इनफाइनाइट सेट, इनफैक्ट जो नंबर सिस्टम है हमारा, नंबर सिस्टम जो है हमारा, हर एक सेट इनफाइनाइट ही है। इन नंबर सिस्टम सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 चलता जाएगा, सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 चलता ही जा रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स हाँ -4 -3 -2 -1 0 1 2 चलता ही जा रहा है, राइट। सेट ऑफ रैशनल नंबर, set of all x as that in the form of p by q, p is any integer, q is any natural number, and gcd of pq is equal to 1 set of irrational number and set of real number. So all are the infinite sets, ऑल आर द इनफाइनाइट सेट्स, है ना, द इनफाइनाइट सेट्स, क्योंकि नेचुरल सॉरी नंबर सिस्टम है, सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। ठीक है, चलो ओके, अब नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं अपन इक्विवेलेंट सेट्स की। इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है, तो हम दो सेट्स की बात करेंगे। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट प्रोवाइडेड दे आर फाइनाइट। ठीक है, वो दोनों सेट्स क्या हो, हमारे फाइनाइट सेट्स हो, और उनमें क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज़ उनकी कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब उन दोनों सेट्स को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे। इनफाइनाइट सेट्स में इक्विवेलेंट सेट्स की बात नहीं करी जाती है। सो two finite sets are called equivalent if they have same number of elements. Two finite sets are called equivalent set if they have same number of element. ठीक है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स हो वो नहीं, सेम एलिमेंट अगर होगा तो फिर वो इक्वल सेट्स चला जाएगा। इक्वल सेट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले सबसेट डिस्कस करेंगे, उसके बाद इक्वल सेट्स लेंगे। ओके, सो टू फाइनाइट सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स सेट को मैंने लिया, इसमें अल्फ़ा बीटा गामा लाई कर रहे हैं। वाई सेट को मैंने कंसिडर किया, इसमें 1 2 3 लाई कर रहे हैं। सो एज कार्डिनलिटी ऑफ x इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 3, सो दिस विल इम्प्लाइज x एंड y आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, चलिए इक्वल सेट्स हम बाद में लेंगे। ठीक है, चलो अब वैसे तो एग्जांपल मैंने सारे करवाई दिए आप लोगों को। ठीक है गाइज, यस, अब बुक से एग्जांपल आप ले लेना, कुछ भी ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जांपल मेरे को नहीं मिल रहा, यही एग्जांपल तो ऐसे ही चलो। ठीक है, अब इसके बाद अपन लेते हैं सबसेट्स। ठीक है, इसके बाद अपन लेते हैं नेक्स्ट सबसेट्स। सबसेट, ठीक है, सेट है तो सेट से अब सब सेट मिलेगा। मतलब मेरे पास कोई सेट है, उस सेट के कुछ एलिमेंट्स को लेते हुए मैंने कोई दूसरा सेट क्रिएट कर लिया है ना, तो वो ओरिजिनल सेट का वो तो दूसरा सेट है, वो क्या कहलाएगा, सब सेट कहलाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन में लाइक हम बोल सकते हैं लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, let A and B are two sets. Now set A
is called a subset of set B if 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 each element of set A is in set B. If each element of set A is in set B and set B may have some extra element, each element of set A is in set B, then the set A is called a subset of set B. That is mathematically कैसे लिखेंगे इसी चीज को? That is if small a is an element of capital A, so this will implies, इसका मतलब होता है implies, if we are having this तो ये imply कर रहा है, ठीक है. If A is an element of set capital A, so this implies small a is also be an element of capital B and it is true for all A in A. ये जो उल्टा A बना है इसका मतलब होता है for all, for all, ठीक है. तो क्या है डेफिनेशन? इफ ए इज एन ए तो दिस विल इम्प्लाइज ए बिलोंगिंग टू बी एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल ए इन ए. मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर हम बोल देंगे बी इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी. तो ये इम्प्लाई करेगा देन वी से ए इज ए सबसेट ऑफ बी. इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी, हम ये सिंबल यूज करते हैं. इसका मतलब होता है सबसेट ऑफ, सबसेट के लिए सिंबल है ये, ठीक है. हम इसको रीड करेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सबसेट के लिए ये सिंबल है. आ गई बात समझ में? जैसे छोटा सा एग्जांपल लिया पहले तो मैंने मान लो बी सेट ले लिया मैंने 1 2 3 अप टू 10 और ए सेट ले लिया मैंने 2 4 6 8 10. तो गाइस बी सेट में तो 1 से लेके 10 तक के सारे नेचुरल नंबर है और ए सेट में मेरे पास अप टू 10 इवन नेचुरल नंबर आ रहे हैं, है ना, 2 4 6 8 10. तो हर एक एलिमेंट ऑफ सेट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज इन बी एंड बी हियर बी हैविंग सम मोर एलिमेंट, उससे का हमें कोई लेना देना है नहीं सबसेट की डेफिनेशन में, राइट. सो एज हियर एवरी ए इन ए इम्प्लाइज ए इज इन बी. सेट ए का कोई भी एलिमेंट लिया तो वो बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है. सो दिस इम्प्लाइज दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी. सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में भी जा रहा है, दैट मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी. ठीक है, आगे समझ में? चलो बैक टू द डेफिनेशन. चलो ये हो गया. तो अब ये जो सबसेट तो है ही, हम बोलेंगे यहाँ पर, ये तो हम बोल ही सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी. इसके अलावा हम कुछ और टर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं. हम इंस्टेड ऑफ सेइंग ए इज ए सबसेट ऑफ बी हम बोल सकते हैं बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए. बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए या बी इज ए सुपर सेट फॉर ए. बी बड़ा है ना, तो बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, या फिर बी ए, या फिर हम बोलेंगे ए कंटेन्ड इन बी, सेट ए कंटेन्ड इन बी. सेट ए बी सेट में कंटेन्ड कर रहा है, उसके अंदर लाई कर रहा है, या फिर बी कंटेन्स ए, बी कंटेन्स सेट ए, बी सेट ए को कंटेन कर रहा है, ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग ए इज ए सबसेट ऑफ बी हम ये वाली टर्म्स भी यूज कर सकते हैं. आगे बात समझ में? चलो, तो सबसेट हो गया. सबसेट का एक एग्जांपल बता दिया. अब एक होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट, तो वो भी आप लोग लिख लो, ठीक है. तो पहले मैं दे रही हूँ इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है. सबसेट की अगर बात कर रहे हैं तो दो टर्म्स यूज़ करेंगे, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट. ओके, इम्प्रॉपर सबसेट. तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट जो होगा वो एक सबसेट होगा विच कंटेन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट. किसी सेट का एक ऐसा सबसेट जो होगा वो इम्प्रॉपर कहलाएगा, प्रोवाइडेड उस सबसेट में सेट के ओरिजिनल सेट जो है उसके सारे एलिमेंट लाई करें, उसके सारे एलिमेंट लाई करें. तो ए सबसेट ऑफ ए सेट, a subset of a set is called improper
if it contains each and every element of the original set, कौन सा ओरिजिनल सेट? ये वाला, ये है ओरिजिनल सेट, ठीक है। ए सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इफ इट कंटेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट। तो वो क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा। जबकि प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट क्या होगा? सॉरी, गॉड ब्लेस मी। प्रॉपर सबसेट क्या होगा? ए सबसेट which contains some but not all the elements of the original set called a proper subset, ठीक है। A subset which contains some but not all the elements of the original set called a proper subset of the original set। आ गई बात समझ में? चलो, तो इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट हो गया। जैसे कि अगर इस पर एग्जांपल अगर तुम्हें लेना है तो जैसे कि इस केस में देखो, अच्छा एक सेकंड और इसके लिए जो नोटेशन रहेगा, प्रॉपर के लिए जो नोटेशन रहेगा मैं यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है। सपोज करो अगर ए सेट बी सेट का प्रॉपर सबसेट है तो इसके लिए नोटेशन रहेगा ये वाला, ठीक है, ध्यान देना। अगर ऐसा सिंबल आता है मतलब ये सबसेट है, प्रॉपर इम्प्रॉपर कैसा भी हो सकता है। बट अगर ऐसा सिंबल आता है, ये इक्वालिटी वाला नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए बी सेट में प्रॉपरली कंटेन कर रहा है, तो ये नोटेशन है, ठीक है। जैसे इस केस में देखो, इस केस में क्या बोलते हैं? इस केस में भाई सबसेट तो है ही है। इनफैक्ट ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, दैट इज, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आप ये भी लिख सकते हो, ये सिंबल ही सफिशिएंट है, ठीक है, ओके। और सपोज करो मैंने यहीं पे कोई एग्जांपल ले लिया, एक सी ले लिया, सच दैट सी कंटेन्स ऑल एक्स इज ए नेचुरल नंबर विथ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये लो, मैंने ये कर दिया। सी मैंने एक सेट ले लिया विच कंटेन्स ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। मतलब एक्स नेचुरल नंबर है और उसका मोड क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 10 होता है, 10 होना चाहिए। अब एक्स तो ऑलरेडी नेचुरल नंबर है, मतलब पॉजिटिव है, तो मोड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पॉजिटिव है। तो एक्स कौन कौन सी वैल्यूज़ ले लेगा यहाँ पर? एक्स कौन कौन सी वैल्यूज़ ले लेगा? एज एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर and mod of x is less than equal to 10, so this will implies x can be 1 2 3 up to 10, right? so मतलब कि जो सेट C है वो क्या हो जा रहा है? वो 1 2 3 up to 10 तक के सारे नेचुरल नंबर ले रहा है। so here C is an improper सबसेट ऑफ सेट बी। सी क्या हो रहा है? सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट हो रहा है क्योंकि वो सेट बी के सारे एलिमेंट्स ले रहा है। इनफैक्ट चलो इक्वालिटी बाद में बताएंगे, आगे बात समझ में? चलो, तो प्रॉपर इम्प्रॉपर भी हो गया हमारे। चलो ठीक है, तो सबसेट का डेफिनेशन हो गया, ये अदर टर्म्स भी हो गई, प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन हो गया, एग्जांपल्स हो गए इन पे। अभी तक के और एग्जांपल लेंगे हम, डोंट वरी। चलो अब कुछ नोट करो, कुछ रिमार्क लिखो यहाँ से। देखो, तो फर्स्ट रिमार्क तो ये है, एम्प्टी सेट बी ए सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट।
एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होगा, मतलब एम्प्टी सेट हर एक सेट में कंटेंट करेगा, करेगा, यस करेगा, बिकॉज एम्प्टी सेट हैज़ नो एलिमेंट, एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ट्रिवियली वो हर एक सबसेट में हर एक सेट में कंटेन करेगा, हर एक सेट का क्या होगा, वो सबसेट होगा, इनफैक्ट प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट रिमार्क है एम्प्टी सेट बी ए सबसेट ऑफ ईच सेट, ठीक है, सबसेट ऑफ ईच सेट, एज एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट, रीजन क्या रहेगा, एज एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट, so it trivially contains contained in each set। ट्रिवियली मतलब कुछ प्रूव करने जैसा ही नहीं है, बिकॉज इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ट्रिवियली कंटेन इन ईच सेट, ठीक है, ओके। सेकंड रहेगा एवरी सेट बी ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट बी ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, देखा ना अभी हमने, ये बी सेट था, सी सेट को अदर तरीके से डिफाइन कर दिया, बट सी क्या और बी का सबसेट हो रहा है ना, सी और बी है तो सेम ही ना, सी और बी है तो सेम ही ना, यस। तो एवरी सेट बी ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड इट इज़ द ओनली, एकमात्र इम्प्रॉपर सबसेट होगा, किसी भी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा, सेट इटसेल्फ होगा, एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा जो कि सेट इटसेल्फ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है एवरी सेट बी ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट बी ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्यों होगा, एज let A be a set, then for every A in A we have A belongs to A, obvious ना, A और B की जगह A ही रख दो, कोई भी A में लिया वो A में बिलोंग करेगा ही, right? So this will implies A is a subset of A। अब आपको लग रहा है मैडम क्या लिखा है, बट ट्रिवियल है ना, A और B को सेम ही ले लो तो सेम डेफिनेशन को लगा दो। अगर यहाँ पर ये जो सबसेट की डेफिनेशन है, इसमें मैंने ए और बी दोनों को क्या ले लिया, सेम ही ले लिया, इसमें ए और बी दोनों को सेम ही ले लिया, तो इफ ए इज एन ए इम्प्लाई ए इज एन ए फॉर एवरी ए इन ए, दैट मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ ए। इस डेफिनेशन में ये तो कतई नहीं बोला ना ए और बी डिफरेंट डिस्टिंक्ट सेट्स होने चाहिए, नहीं ना, ठीक है, यस। तो इसी से आप प्रूव कर सकते हो दैट एवरी सेट बी ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट बी ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड it is the only improper subset, ठीक है, सेट itself improper subset होगा खुद का, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट है, थर्ड है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट। नेक्स्ट हम लेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट, ठीक है। अगर कोई सेट फाइनाइट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं, बट प्रूफ में ना बाइनोमियल थ्योरम उसका यूज़ होगा, और बाइनोमियल थ्योरम तो अभी आप लोग पढ़ोगे क्योंकि 11th में आप जस्ट एंटर्ड हुए हो, ठीक है। तो प्रूफ तो मैं नहीं करवा रही हूँ, बट एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, फिर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँगी। जैसे कि मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ए सेट लिया जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और मैंने क्वेश्चन यहाँ पर कर दिया फाइंड ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए। इस सेट ए के मेरे को जितने भी पॉसिबल सबसेट्स रहेंगे वो फाइंड करने हैं, ठीक है, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स है वो मुझे यहाँ पर फाइंड करने, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो मैंने बताया था एम्प्टी सेट जो होगा वो सबसेट होगा, दूसरा सेट इटसेल्फ सबसेट होगा जो कि इम्प्रॉपर सबसेट है, एम्प्टी तो प्रॉपर रहता है, चलो ये हो गया।
अब हम सबसेट्स लेंगे एक एक एलिमेंट को लेते हुए, फिर सबसेट लेंगे दो दो एलिमेंट को लेते हुए, फिर सबसेट लेंगे तीन तीन एलिमेंट को लेते हुए। अब यहाँ पे तो सेट में तीन ही एलिमेंट है, तो तीन एलिमेंट का सबसेट तो एक ही होगा जो कि सेट इटसेल्फ होगा, मतलब कि इम्प्रॉपर सबसेट होगा। आ गई बात समझ में? चलो अब हम वन वन एलिमेंट को लेते हुए सबसेट्स क्रिएट करेंगे। वन वन एलिमेंट्स को लेते हुए सिंगलटन सेट वन हो जाएगा, सिंगलटन सेट कंटेनिंग वन, सिंगलटन सेट कंटेनिंग टू एंड द सिंगलटन सेट कंटेनिंग थ्री। और कुछ है नहीं। चलो अब दो दो एलिमेंट्स को लेंगे, तो मैंने ले लिया 1,2, फिर मैंने ले लिया 2,3, फिर मैंने ले लिया 3 and 1। 1,2 लिखूँ या 2,1 लिखूँ, बोथ आर द सेम। ऑर्डर जनरली मैटर नहीं करता है ना सेट्स को जब लिखते हैं हम, बट स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग में मैंने बताया था कि एलिमेंट शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर बस, अदरवाइज जरूरी नहीं ऑर्डर मैटर करेगा ही नहीं। तो 1,2 लिखो, 2,1 लिखो, बोथ आर द सेम सेट्स। 2,3 लिखो, 3,2 लिखो, बोथ आर द सेम सेट्स। 3,1 एज एंड 1,3 बोथ आर द सेम सेट। तो 2 एलिमेंट को लेते हुए तीन ही सेट्स, तीन ही सबसेट्स पॉसिबल है। अब 3 एलिमेंट्स को लेते हुए तो सेट इटसेल्फ आ गया। तो टोटल कितने सबसेट्स हो गए? टोटल 8 सबसेट्स ऑफ सेट ए आर पॉसिबल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दैट इज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितना हो गया? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इक्वल टू 8 हो गया। 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2⁻³ लिख सकती हूँ, और 3 क्या सेट ए की कार्डिनलिटी है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, राइट ना। यहाँ से सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी है? 3 है ना, तो 8 को लिख दिया 2⁻³ और 3 क्या सेट ए की कार्डिनलिटी। तो ये फॉर्मूला काम कर रहा है, ठीक है, यस। तो गाइस अगर मेरे पास कोई फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट की तो बात ही नहीं करेंगे, अगर कोई इनफाइनाइट सेट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे भाई, तो वहाँ तो काउंट करने की पॉसिबिलिटी ही नहीं रहेगी। तो जब कोई सेट फाइनाइट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स दिए जा सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। इसका प्रूफ भी है, बट वही बात है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ होगा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स उन सब का यूज़ होगा, तो वो तो हम अब पढ़ेंगे, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ प्रूफ। तो डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, लेट ए बी ए इफ ए बी ए finite set with number of elements set is equal to k, ठीक है। then the number of subsets of set A, then the number of subsets of set A is equal to 2 raised to cardinality of finite set, that is 2 raised to k, ठीक है। चलो ओके, अब जैसे इस पर बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है। सो जैसे कि एग्जांपल है, 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, two finite sets have m and n elements, the total number of subsets of the first set of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set, ठीक है। find the values of mn, find the values of m and n, find the values of m and n। तो मुझे m और n की क्या निकालनी है? वैल्यूज निकालनी है।
ठीक है. Two finite sets have mn elements. ठीक है. The total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set. Need to find the values of m and n. चलो, तो मैंने कंसिडर किया let a and b are two sets such that a is the first set whose cardinality is m and b is the second set whose cardinality is n, मतलब number of elements. ठीक है. Okay. Now number of subsets of A equal to क्या होगा 2 raised to m and the number of subsets of B is equal to क्या होगा 2 raised to n. ये हो गया. Okay. So according to given in the question, क्या दिया हुआ है? The total number of subset of the first set is 56 more than the total number of subset of the second set. मतलब कि फर्स्ट सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है वो इक्वल टू होगा अगर 56 मैं ऐड कर दूँ किसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट, क्योंकि फर्स्ट सेट में 56 मोर देन है सेकंड सेट से. तो ये इक्वेशन बनेगी. बस अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. ठीक है. तो ओके, तो 2 raised to m माइनस 2 raised to n इज इक्वल टू 56 हो जा रहा है. ठीक है. ओके. अब देखो यहाँ पर 2 की पावर m ग्रेटर देन 2 की पावर n है, तो यहाँ से छोटा वाला जो है 2 की पावर n कॉमन ले लो, तो 2 raised to m माइनस n माइनस 1 मिल गया. ये तो लेफ्ट हैंड साइड को तो मैंने ऐसे लिख दिया, इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकती बिकॉज m n आर द अननोन क्वान्टिटीज. ओके. अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 11th क्लास में बहुत सी जगह देखेंगे, तो हो सकता है आपका ये फर्स्ट ही क्वेश्चन हो, तो ध्यान देना कंपैरिजन से करेंगे. जिस प्रकार से मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है उसी प्रकार से मुझे राइट हैंड साइड को भी लिखना रहेगा सो दैट हम कंपेयर कर सकें. ठीक है. तो इसके लिए सबसे पहले तो 56 का फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो 56 का. तो 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करने जा रहे हैं. तो 2 8 2 14 2 7 एंड 7 एंड 1. तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जा रहा है 2 raised to 3 इंटू 7. ठीक है. अच्छा, तो देखो यहाँ पर 2 की पावर है ना, ये तो 2 की पावर 3 जैसा आ जा रहा है, बट 7 को इस फॉर्म में लिखना है 2 की पावर समथिंग माइनस 1. तो 7 मेरा 8 माइनस 1 लिखा जा सकता है. 7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 को मैं लिख सकती हूँ 8 माइनस 1. ठीक है. मोर ओवर 8 को क्या लिख सकती हूँ 2 raised to 3 माइनस का 1. तो दोनों साइड सेम हो गई. तो अब ऑन कंपैरिजन, तो 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 3, तो n की वैल्यू तो कितनी आ गई 3 आ गई. और 2 की पावर m माइनस n इक्वल टू 2 की पावर 3, दैट इज m माइनस n इज इक्वल टू 3 आ जा रहा है. ठीक है. n का वैल्यू मेरे को 3 मिल चुका है, यहाँ पर पुट किया तो m का वैल्यू कितना मिल गया 6. मतलब फर्स्ट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 6 रहेंगे जबकि सेकंड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 रहेंगे. तब ये रहेगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट विल बी 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट. ठीक है. चलो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे. डेटा अगर चेंज हो जाएगा बट करने का मेथड सेम ही रहेगा. चलो, और एग्जांपल लिया जैसे आपकी बुक से ही लेते हैं हम. चलिए, सो इफ x इज इक्वल टू लिया है यहाँ पर 4 raised to n माइनस ऑफ 3n प्लस 1. ठीक है. सच प्लस 1 नहीं माइनस 1 है, माइनस 1 सच दैट n इज़ अ नेचुरल नंबर. गाइस ये भी सेट बिल्डर फॉर्म ही है. ठीक है. एंड y इज इक्वल टू y कंटेन्स 9 टाइम n माइनस 1 वेर n इज एनी नेचुरल नंबर. ठीक है. सो आई एम आस्किंग इज x इज अ सबसेट ऑफ y, इज x इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ y. ठीक है. अब देखो ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे ना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अगर हमारे पास आएंगे ना, तो इनका प्रूफ जो है वो बाइनोमियल थ्योरम जो मैं बोली उसके थ्रू ही होगा, है ना. एग्जाम में अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चंस का प्रूफ लिखोगे तो बाइनोमियल थ्योरम का ही यूज़ करना पड़ेगा. बट सिंस अभी तक हमने बाइनोमियल थ्योरम किया नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को अभी के लिए तो नॉर्मली तरीके से ही सॉल्व करेंगे. इंस्पेक्शन से देखेंगे एक्स सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, वाई सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, और फिर इंस्पेक्शन से बताएंगे कौन किसका सबसेट हो रहा है. ठीक है.
चलो एक्स सेट के लिए यहाँ पर क्या दी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। अब मैं रोस्टर फॉर्म निकालना चाहती हूँ, है ना। तो रोस्टर फॉर्म निकालना चाहती हूँ तो देखो रोस्टर फॉर्म क्या आएगी। अब आपके पास फॉर्मूला है 4n माइनस ऑफ 3n माइनस ऑफ 1। अब यहाँ पर आप n की वैल्यूज़ पुट करते जाओ, यहाँ पर आप n की वैल्यूज़ पुट करते जाओ। जैसे n इक्वल टू 1 पुट किया तो 4 माइनस का 3 माइनस का 1 दैट इज़ 0 आ गया। n इक्वल टू 2 पुट किया तो ये तो आ गया n इक्वल टू 1 पुट करने पर। n इक्वल टू अगर अब मैं अगर 2 पुट करती हूँ, 2 पुट करने पर ये आ जा रहा है 16 माइनस 12 माइनस का 1, है ना। तो 4 के 12 ओके हाँ, अरे बाबा 2 पुट किया ना, 3 नहीं सॉरी, 16 6 माइनस का 1 तो ये कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। n इक्वल टू अगर मैं 3 पुट करती हूँ तो 4 कितना हो जाएगा 64, ठीक है। और 3 पुट किया तो ये 9 हो जा रहा है माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो ये हो जा रहा है 54, ठीक है। चलो फर्दर n इक्वल टू अगर मैं 4 पुट करती हूँ तो 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा 256 और माइनस ये 12 और 13 अगर सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो मुझे मिल जा रहा है 3 और ये मिल जा रहा है 4, ये तो 243, है ना 243। ऐसे कीप गोइंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये मेरे एलिमेंट आ रहे हैं किस में, एक्स सेट में। तो एक्स सेट को यहाँ से लिख दूँ। एक्स सेट के लिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉरी रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, 0 9 54 243 एंड कीप गोइंग लाइक दैट। अच्छा ये तो एक्स सेट के लिए रोस्टर लिख दिया। अब वाई सेट जो आ रहा है, वाई सेट में तो क्लियरली 9 के मल्टीपल आ रहा है। n इक्वल टू 1 पुट किया तो 0 दैट इज़ 0, n इक्वल टू 2 पुट किया तो 9, n इक्वल टू 3 पुट किया तो 18, है ना। n इक्वल टू 3 तो 4 पुट किया तो 3 दैट इज़ 27, है ना 27 36। ये तो पूरे 9 के मल्टीपल ही आ रही, पूरी 9 की टेबल आ जा रही, 9 के मल्टीपल्स आ जा रहे बेसिकली, है ना। चलते ही जा रहे हैं, 9 की पूरी टेबल आ जा रही है, पूरे के पूरे 9 के मल्टीपल आ रहे हैं, वाई में तो दिख भी रहा है। अच्छा अब मैं एक्स सेट में अगर देख रही हूँ तो एक्स सेट में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो भी तो 9 के मल्टीपल ही हो रहे हैं। और इसको हम बता पाएंगे इजीली कि ये जो एलिमेंट होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, बट ये बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू ही कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बाय इंस्पेक्शन हम बता पा रहे हैं एज every element of set x is also be some multiple of 9 as each element of set x is also a also some multiple of 9, also some मल्टीपल ऑफ 9 के सारे मल्टीपल्स तो नहीं आ रहे बट सम मल्टीपल्स ऑफ 9 आ रहे हैं। जैसे कि ये 9 इंटू 1 है, ये 9 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 9 इंटू लाइक समथिंग, गेटिंग माई पॉइंट। हाँ तो दैट्स वाई इज ऑल्सो सम मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। एंड क्लियरली वाई में तो सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 9 आ रहे हैं, सो दिस विल इम्प्लाइज एक्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई, एक्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई। वाई में तो सारे के सारे 9 के मल्टीपल है, एक्स में सब मल्टीपल ऑफ 9 आ रहे हैं, प्रॉपरली कंटेंट हो गया ना। हाँ तो अभी तक हम अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम बाय इंस्पेक्शन ऐसे कर पाएंगे। चलिए ठीक है, ओके देन। तो ये हो गया हमारा सबसेट। और अगर हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं गाइस, सो नंबर सिस्टम तो हम पहले से पैटर्न बता के चले हैं। नंबर सिस्टम में n is a proper subset of w is a proper subset of integers is a proper subset of rational, and rationals are the proper subset of r, and irrationals are proper subset of r, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लेते हैं इंटरवल्स, नेक्स्ट हम लेते हैं इंटरवल्स। अच्छा रुको, इंटरवल से पहले अब तुम इक्वल सेट्स देख लो, इक्वल सेट्स ठीक है। तो इक्वल सेट्स तो हमारे जो है टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ one set is contained in other, that is one set is a subset of other, okay।
let A and B are two sets. Let A and B are two sets. Now A and B are called equal sets if each element of set A is in set B and each element of set B is in set A. So A and B are called equal if each element of set A is in set B and each element of set B is in set A. That is A is a subset of B and B is a subset of A. Then only two sets are said to be equal sets. ठीक है, तो वही एक रिजल्ट जैसा ही है, डेफिनेशन से ही रिजल्ट बना है. A and B are equal if and only if A contained in B and B contained in A. A is a subset of B and B is a subset of A as well as. तो दो सेट्स क्या कहलाएंगे हमारे? इक्वल सेट्स कहलाएंगे. ठीक है, चलो. तो कोई फाइनाइट सेट्स रहेंगे, तो फाइनाइट सेट्स में तो हम देख लेंगे दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट एज वेल एज एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और सारे के सारे एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम हो, तब वो दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे. बट अगर कोई इनफाइनाइट सेट्स है या कोई आर्बिट्री सेट्स है और उनकी इक्वालिटी हमें प्रूव करनी है, आगे चल के हम देखेंगे कि कुछ सेट्स रहेंगे जिन पे कुछ ऑपरेशंस रहेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ऐसे कुछ, और उन सेट्स को इक्वल बताना रहेगा, है ना. तो कुछ कुछ क्वेश्चंस को तो हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ के थ्रू इक्वल बता देंगे और कुछ कुछ को ना हम इस डेफिनेशन के थ्रू ही इक्वल बताएंगे. एक सेट को दूसरे में कंटेन्ड बताएंगे, तब वो दोनों सेट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. आई बात समझ में? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि दो आर्बिट्री सेट है और उनको इक्वल बताना है, मतलब एक सेट को दूसरे का सबसेट बताना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को एक एल्गोरिथम बता देती हूँ, बट उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम बाद में ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे. ठीक है, एक सेट को, दो आर्बिट्री सेट्स है और एक को दूसरे का सबसेट बताना है, तो वो कैसे करें, है ना. तो एल्गोरिथम बता देती हूँ, बट एग्जांपल्स हम लोग बाद में ही करेंगे, अभी बन नहीं पाएगा एग्जांपल कोई. तो हेडिंग लिख देती हूँ, हाउ टू शो A is a subset of B for arbitrary sets. आर्बिट्री सेट से मतलब है वो सेट्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करे, वो तो है इन्फॉर्मेशन हमारे पास, बट सेट के एलिमेंट क्या 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 है वो हम एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे, उनकी लिस्ट, उनको लिस्ट आउट नहीं कर पा रहे, ऐसे मान लो आप. चलो, तो इसको शो करने के लिए हम लोग फर्स्ट कंसिडर करेंगे लेट स्मॉल एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल ए. ए को बी का सबसेट बताना है, तो इस कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया, एक्स इज एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ सेट ए. तो आर्बिट्री एलिमेंट जो होता है वो सबका रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो हमने लिया कि स्मॉल एक्स कोई सेट ए का एलिमेंट है और फिर हमें शो करना रहेगा, ठीक है, शो दैट दिस स्मॉल एक्स ऑल्सो बिलोंगिंग टू बी. और ये कैसे शो करेंगे? बाय यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन ऑन ए एंड बी. भाई ए और बी माना आर्बिट्री सेट्स है, बट इस पे इनके लिए कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी ना, इनके लिए कोई डेटा तो होगा ना. ये सेट किसी न किसी डेफिनेशन को तो सेटिस्फाइड करेंगे ना, किसी न किसी सेट बिल्डर फॉर्म को तो रिप्रेजेंट करेंगे ना ये. तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है सेट ए और बी की, उनके थ्रू हमें शो करना होगा कि स्मॉल एक्स भी मेरा किस में बिलोंग कर जा रहा है? बी में बिलोंग कर जा रहा है, इसका यूज़ करते हुए. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स
ए सेट का एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया था एंड बाय यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन या गिवन डेटा ऑन ए एंड बी सेट मैंने अगर शो कर दिया कि स्मॉल एक्स सेट बी में भी बिलोंग कर रहा है, तो आर्बिट्री एलिमेंट ए सेट का बी सेट में बिलोंग कर गया, मतलब कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर गए। सेट ए का अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट लिया और मैंने शो कर दिया कि वो आर्बिट्री एलिमेंट सेट बी में भी चला गया, तो आर्बिट्री एलिमेंट तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव होगा ना। तो मतलब कि मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में चले गए, बस। तो ये इम्प्लाई कर देगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। आया कुछ कुछ समझ में? ज़्यादा समझ में आएगा तब जब हम इस पर एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है, जब हम इस पर एग्जाम्पल ले लेंगे। बट वो मैं अभी नहीं लेना चाह रही हूँ, थोड़ा सा और पढ़े हम, उसके बाद में एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने एल्गोरिथम बोला है सबसेट्स बताने का, वो ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारे इक्वल सेट्स वगैरह, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लेते हैं इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर, एज ए सबसेट ऑफ नंबर लाइन। intervals as a subset of real line या number line, that is interval as a subset of R। तो अगर R के अगर प्रॉपर सबसेट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो वो क्या होगा, एक इंटरवल होगा। अब इंटरवल क्या होता है पहले समझो तो सही। चलो, तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं देती हूँ तो डेफिनेशन इसकी कुछ इस प्रकार से रहेगी इंटरवल की। इंटरवल इज द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, इंटरवल इज द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स दोज आर लाइज बिटवीन एनी टू फिक्स्ड रियल नंबर्स, ठीक है। तो इंटरवल क्या रहेगा, ए सेट ऑफ all the real numbers, a set of all the real numbers lies between any two fixed real numbers called an interval। A set of all the real numbers lies between any two fixed real numbers called an interval, ठीक है। इंटरवल्स को हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म से ही लिखा जाता है, जैसे कि मैंने लिखा ए सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर, एनी टू फिक्स रियल नंबर ना, तो मैंने कंसिडर किया लेट ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स एंड ए इज़ लेस देन बी। ऑफ कोर्स दो रियल नंबर लिए तो एक छोटा और एक बड़ा तो ऑब्वियस है, होगा ही, ठीक है। चलो, now I am taking a set of all the real numbers such that x lies between a and b, x can equal to a and x can equal to b। इस definition से आ रहा है set of all the real numbers those are lies between a and b, those are lies between a and b, here x can equal to a, x can equal to b। तो यही तो definition है। तो ये क्या होगा, एक इंटरवल हो गया। इसको अगर नंबर लाइन पे लेती हूँ मैं, इसको अगर नंबर लाइन पर लेती हूँ, ये रही नंबर लाइन। मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास ए पॉइंट है, मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास बी पॉइंट है, तो ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स लेने हैं, ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर्स लेने हैं। मतलब बोल्ड लाइन आ गया ना, बोल्ड लाइन सेगमेंट हमेशा किसका होता है, आर का ही होता है। और इसने ए को भी इंक्लूड कर लिया और इसने बी को भी इंक्लूड कर लिया, तो ए और बी पे सॉलिड डॉट आ गया। तो ये वाला नंबर लाइन ये है, इसका पूरा ये सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ये क्या होगा, आर का सबसेट हो गया जो, ठीक है। और सिंस यहाँ पर ए और बी बाउंड्री पॉइंट को भी इंक्लूड किया गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल के लिए ये नोटेशन रहेगा, ये कहलाता है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड कर लिया गया। अब इसी प्रकार से अगर मैंने लिखा ए सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स सच दैट x lies between a and b, x not equal to a, x not equal to b, मतलब कि ये अगर नंबर लाइन लिए मैंने,
यहाँ पर ये ए पॉइंट है, ए पर और बी पर मैंने होल कर दिया, मतलब ए और बी को मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, बट ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर रही हूँ, ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स को मैं ले रही हूँ। तो नंबर लाइन का ये सेगमेंट हुआ, वो ये हो गया। तो इसको हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के लिए हम ये नोटेशन यूज़ करेंगे, या तो ये या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, ये कहलाएगा ओपन इंटरवल। कि x जो है ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर है, x ए और बी के इक्वल नहीं है, तो ए और बी पे मैंने ऐसे होलो कर दिया। ठीक है, अच्छा अब एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, x ए के इक्वल हो सकता है, बी के इक्वल ना हो, या फिर x बी के इक्वल हो और x के इक्वल ए के इक्वल ना हो। तो इस टाइप के इंटरवल्स को हम बोलेंगे सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल्स। तो एक और ले लो, मतलब सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स सच दैट x इज इक्वल टू a बट x इज नॉट इक्वल टू b, या फिर set of all the real numbers such that x lies between this। तो यहाँ पर तो x a के इक्वल हो सकता है बट b के इक्वल नहीं है, और यहाँ पर b के इक्वल है बट x के इक्वल नहीं है। तो इसके लिए नोटेशन हम लोग ये करेंगे, जैसे a पर क्लोज्ड लगा देंगे और यहाँ पर b पर ओपन लगा देंगे, यहाँ पर a पर ओपन और b पर क्लोज्ड। ठीक है, तो इन इंटरवल्स को हम बोलेंगे सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। ठीक है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही रहेगा, जहाँ पर क्लोज्ड है वहाँ पर सॉलिड डॉट लगा दोगे, जहाँ पर ओपन है वहाँ पर होलो पुट कर दोगे, सर्कल सा बना दोगे। ठीक है, तो ये हमारे इंटरवल्स हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा, सपोज करो क्लोज इंटरवल -1 से 1, तो ये तो क्या हो गया, इंटरवल नोटेशन हो गया, ये तो इंटरवल नोटेशन हो गया। इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगी तो क्या रहेगा, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स सच दैट x लाइज बिटवीन -1 एंड 1। सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, ये इंटरवल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही सपोज करो सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखोगे, x बिटवीन 0 एंड 2, x कैन इक्वल टू 2, मतलब 0 पर ओपन 2 पर क्लोज्ड, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। अगर मैंने लिखा सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर सच दैट x लाइज बिटवीन -2 एंड 0, -2 से 0 के बीच में x मेरा -2 भी नहीं है, माइनस और 0 भी नहीं है, तो ये हो गया ओपन इंटरवल 0 से 2। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो इस प्रकार से कोई भी इंटरवल हमारे पास रहेगा, ये तो इंटरवल नोटेशन है और ये इनकी सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, अब अगर सपोज करो गाइस, अगर एक एग्जांपल मैंने लिखा, अगर एक एग्जांपल लिखा, यहाँ पर मैंने लिया सेट बिल्डर फॉर्म सेट ऑफ ऑल x इन Q सच दैट x लाइज बिटवीन -2 एंड +2, एंड आई एम सपोज इट, इसको ए सेट बोल दिया, तो आई एम आस्किंग इज ए एन इंटरवल। तो ये जो ए सेट लिखा है मैंने, ये जो ए सेट मैंने लिखा है, क्या वो एक इंटरवल होगा? इंटरवल होगा ये? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरवल जो होता है, इंटरवल इज द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब इंक्लूडिंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू रियल नंबर्स, बोल्ड लाइन। यहाँ पर तो बोला रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 2, तो बोल्ड लाइन थोड़ी ना मिलेगी यहाँ पर। तो जैसे ये नंबर लाइन अगर मैं लेती हूँ, यहाँ पर अगर -2 है, यहाँ पर अगर +2 है, ये रही नंबर लाइन, तो -2 और 2 तो चलो ये रैशनल नंबर है, दोनों पे सॉलिड कर दोगे, बट -2 से 2 के बीच के केवल रैशनल नंबर लेने हैं। -2 से 2 के बीच के केवल रैशनल नंबर लेने हैं। तो डॉट 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 ऐसा सेगमेंट आएगा ना, इरेशनल नंबर जब मिल जाएंगे,
जब रैशनल इरेशनल दोनों ले लूँगी तब बोल्ड लाइन मिलेगी, बट मैं तो केवल रैशनल ही ले रही हूँ तो बोल्ड लाइन थोड़ी ना मिलेगी। आ रही है बात समझ में? तो इट इज नॉट एन इंटरवल, नॉट एन इंटरवल। ठीक है, इंटरवल मतलब दो फिक्स रियल नंबर्स के बीच के सारे रैशनल और इरेशनल सारी नंबर्स को ले लोगे तब वो इंटरवल कहलाएगा। तुम अगर ओनली रैशनल लोगे, ओनली इरेशनल लोगे, ओनली इंटीजर लोगे, ओनली नेचुरल लोगे तो वो कभी भी इंटरवल नहीं होगा। आई बात समझ में? रियल नंबर्स, ऑल द रियल नंबर्स रैशनल एंड इरेशनल बोथ। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, रैशनल, इरेशनल है तो सारे के सारे रियल नंबर्स, है तो सारे के सारे रियल नंबर्स। तो मुझे तो ऑल द रियल नंबर्स लेना, मतलब रैशनल इरेशनल दोनों, ओब्वियस है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो, तो ये हमारे इंटरवल की डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये जितने भी इंटरवल लिए वहाँ पर ए और बी इनकी बाउंड्रीज है।